नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में जो पिछले 6 से 8 महीने के अंदर करंट अफेयर्स में एक्टिविटीज हुई है, खासकर एक्ट्स और बिल यानी जो कानून हमारे बनाए गए हैं पिछले कुछ साल भर के अंदर, वो खास खास कानून कौन से उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसके अंदर वो सवाल पूछे आते हैं। वैसे तो कानून हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत गहराई में आते हैं, लेकिन जब पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए और क्या चीज हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम इस बात को ढंग से समझेंगे। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। मैं आपको इंग्लिश के माध्यम से शुरुआत पढ़ाऊंगा और आपको नीचे जैसे देख रहे हैं, नीचे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैंने दिया हुआ है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम हमारा जो है चैनल, उस पर पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम ऐप है, उसमें आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जो पीसीएस गुरुजी का ग्रुप है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बाकी जो पेड ग्रुप में है उनको तो फ्री में मिलता ही है। बाकी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये कुछ कोर्सेस ऑलरेडी मैं लॉन्च किए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ 2021 के क्रैश कोर्स के बारे में है पीसीएस प्री के लिए, कुछ प्री प्लस मेंस है, टेस्ट सीरीज के बारे में है, और 2022 के लिए जो आपको कोर्स मिल रहा है प्री प्लस मेंस के लिए। साथ में आपको अगर ऑप्शनल पढ़ना है तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में अभी समय जो चलाया जा रहा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका डिटेल में रखी हुई है। कुछ भी आपको बात करनी हो तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, कुछ दिक्कत हो, डाउट्स हो, तो भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर से है कि एक्ट्स एंड बिल्स की में हम पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल एक आया है 2020 का, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल। इसमें क्या बोला गया, देखिए मैं जहां जहां मैंने ये ग्रीन कलर का किया हुआ है, समझ जाइएगा कि आपको इसमें एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करना है, यानी एक्स्ट्रा ध्यान देना है। इसके अंदर पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन मैंने आपको कहते हैं ना कि एक उस जगह पर पिन पॉइंट करने की कोशिश, क्योंकि प्री में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, तो उसको नहीं दूर हो, मतलब उसको उस चीज को थोड़ा सा हमें हैंडल करना है। इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ तैयार की जिसमें मैंने आपको ग्रीन कलर कर दिया कि देखो यहां पर ये पूछ सकता है आपसे। तो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जा रहा है 3 संस्कृत के कॉलेजों को। ठीक है, कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। ये 3 है जिनको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हम इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया जा रहा है। और इसको जो है, ये प्रेसिडेंट साहब ने इसका एसेंट दे दिया, यानी कि इस बिल को राष्ट्रपति साहब ने अपना कानून में रूप में वो कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ रही है, मैं इसको डिस्टर्ब हो गया, प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी, बाकी ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए ये तीनों यूनिवर्सिटीज जो है, मैं उसकी मैंने पिक आपको दे दी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली है, ये देखिए इसका है। और आपका नीचे ये है आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली है, और ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे जुड़े हुए सवाल आते हैं जिसमें आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश की। देखिए हमारे यूपी में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि राज्य सरकार की है, स्टेट की है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट की है कि सेंटर की है। कई बार सवाल पूछा गया, ये एक्स्ट्रा इसमें इनपुट डाला है क्योंकि चूंकि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में बिल आया है, तो अगर मान लो डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ कनेक्टेड आ गया, तब क्या करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जो सवाल आ सकता है वो है कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी हैं, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू लखनऊ की, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी आरजीएनएयू अमेठी की, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीजों को। 6 हैं और नाम 6 की याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश के बाद सवाल पूछते आता है। दूसरा, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए ये जो मैं गीता बता रहा हूँ ना, ये सब हिंदी में पीडीएफ में दिया हुआ है। अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। बाकी नीचे पीडीएफ मैंने दी हुई है हिंदी में, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोशिश मेरी है समझाने की कि आपको मैं आसान भाषा में समझा सकूं। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या बोलता है, देखिए एक ये लोगों ने एक्ट बनाया, अब एक्ट बन चुका है, यानी कि कानून बन चुका है। बिल का मतलब होता है कि एक उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, बिल बनाया है, जो कानून नहीं बनाया लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से प्रपोज किया है। जब राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं
तब वो एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, जो 20 जुलाई 2020 को पास हुआ है। तो ये डेट याद रख लीजिएगा, हरा करना भूल गया हूं लेकिन आप याद रखिएगा, जुलाई 20 2020 को। ठीक है, अच्छा, इसने 3 दशक पुराना एक बिल था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको रिप्लेस किया है। नाउ एक क्वेश्चन बनता है, एक बार पीसीएस में आया भी था, एक नया बिल आया और पूछा गया कि भाई ये जो नया जो कानून है, ये कौन से एक पुराने कानून को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह तर्ज पे हो सकता है कि आपको सवाल पूछे, जैसे कि अगर ये पूछ ले आपसे, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कौन से प्रोटेक्शन एक्ट को रिपील करेगा, तो वो 1986 का, 1986 वाले को रिप्लेस कर रहा है। ध्यान रखिएगा, हरा कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब किया है, तारीख कौन सी, जुलाई 20 2020 में। ठीक है, क्या है ये बोल रहा है कि इसने कुछ ना थोड़ा सा और मजबूत किया है कानून को। इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है या जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट होते हैं उस पे थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो कंज्यूमर को दिक्कत ना आए, और खास करके जो ये कंपनियां होती हैं जो ये अपना एक कहते हैं ना कि बहकाने वाले अपने एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, जैसे कि आप 3 साल के अंदर ही आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहकाने वाले जो आपके एडवर्टाइजमेंट होती हैं उस पर नकेल कसने की बात बोली है। अगर मान लो वो कुछ मिलावट करती हैं तो उस पर नकेल कसने की बात की गई है। ठीक है, क्या है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट को देखा जाए, कंज्यूमर और कंपनी के बीच में मसला चल रहा है तो उसको देखा जाए, कुछ पेनल्टीज लगाई जाए अगर हो जाए, और अगर कोई वो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, एडल्ट्रेशन मतलब कि मिलावट कर रहे हैं या कुछ मिसलीडिंग एड्स दे रहे हैं, तो उन कंपनी के ऊपर वो करा जाए। तो ये कौन करेगा, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि 1986 को रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर पढ़ेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा ये है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए को प्रमोट करा जा रहा है, एक अथॉरिटी बन रही है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सा पीसेस में नहीं आता, ये आईएएस वाली चीज आती है। मैं जो पीसेस के लिए आएंगी वो मैंने ऊपर बता दी आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि भाई सीसीपीए टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास, द सीसीपीए वुड make intervention to prevent consumer determinant arising from unfair trade practices, or the agencies can also initiate class action including enforcing recall, refund and return of product। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा सर। अब मान लो अब कंज्यूमर वाला आ गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो ये करंट अफेयर्स ना पूछा जाए, है तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर वाला। क्या ये संविधान में ऐसा कुछ है, अगर हो सकता है कि भाई एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, कहते नहीं कंज्यूमर है लेकिन मैं करंट से नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये ऐसा कोई सवाल है जिसमें संविधान से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर संविधान में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 यानी कि डीपीएसपी के अंदर है ये। ठीक है, क्या है, The Article 46 of Indian Constitution provides that the state shall endeavor to protect the economic interest of weaker section of its population and also protect them from social injustice and all form of exploitation। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है भाई, कंज्यूमर है, उसे कोई सामान खरीदा लेकिन आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी उसकी, तो आपने तो एक्सप्लॉइटेशन किया ना उसका आपने। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे इसमें संविधान में आर्टिकल 46 में प्रावधान दिया गया है, तो इसको आप यहां से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके अंदर, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, इसका पढ़िए आप, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। क्या बोल रहा है ये, माइंस एंड मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंस एंड मिनरल्स वाला। अब ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना, अभी कानून नहीं बना, ये बिल रखा गया, ये लोकसभा में पास हो गया है। ठीक है, राज्यसभा में अभी नहीं आया है, अभी राष्ट्रपति जी ने इसको साइन नहीं किया है, तो एक्ट नहीं बना है, ये थोड़ा भी चल रहा है। क्या है ये, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। जब ये वीडियो बन रहा है तभी ये बिल ही है, हो सकता है जब ये बने तो बाद में आ जाए। और ये एमएमडीआर एक्ट को अमेंड करेगा, जो हमारा अभी चला आ रहा है वो एमएमडीआर एक्ट चला आ रहा है। ठीक है, कौन सा एमएमडीआर, 1957 का। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो ये 1957 का जो बिल है उसको ये रिप्लेस करेगा, अमेंड करेगा, यानी कि थोड़ा सा बदलाव करेगा इसके अंदर। द एक्ट रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, माइनिंग यानी कि जो कि आपका खनन का जो होता है उस सेक्टर को ये थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश करेगा कि जो खनन हो रहा है, जो इलीगल इसके अंदर चीजें होती हैं, या इसके अंदर जो सही प्रैक्टिस इस्तेमाल किया जाती है, तो उस चीज को रोका जा सके और बेहतर तरीके से नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, खासकर गरीब तबके के लोगों को किया जाए। मतलब जो हमारे देश की जो संपदा है वो लोगों के फायदे में हो, ना कि कंपनीज में हो जाए। ये तो सरकार ने कहा है, आपको पता है कि जिस तरह से होता है, आवंटन होता है। खैर, लेकिन उसमें जानने वाली बात यह है कि एक लाइन मैं पढ़ता हूं, द अमेंडमेंट proposed to allow captive miners of both coal and other minerals to sell up to 50% of their production। Now this is very important। क्या बोल रहा है समझ लीजिए इसके।
जो ये बिल आया ये कहता है कि जो कैप्टिव माइनर्स होंगे, यानी कैप्टिव माइनर्स का मतलब क्या होता है, मैं नीचे लिखा हुआ डेफिनेशन, द कैप्टिव माइनर्स आर दोस दैट प्रोड्यूस कोल और मिनरल्स फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय द कंपनी दैट ओन्स द माइन। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास अपनी एक माइन है, मान लो मेदांता के पास, अडानी के पास अपनी एक माइन है, उस मतलब सरकार ने दे रखी माइन तुम्हारे लिए, चलो ठीक है, और वो जो उसमें से खोद के निकालेगा, कोयला निकाले या कोई और दूसरा मिनरल निकाले, तो वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए निकालेगा। जैसे हो सकता है कि अडानी का अपना एक पावर प्लांट है, तो अडानी वहां से कोयला निकालता है और अपने पावर प्लांट में डालता है और वहां से बिजली बनाता है, ठीक है। तो अभी तक ये था कि जो आपकी माइंस होगी आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज करोगे, इसको बेच नहीं पाओगे। लेकिन जो नया बिल आया है, जो बिल आया वो कह रहा है कि आपके पास जो माइंस है, इसे कहते हैं कैप्टिव माइंस, ठीक है। इस माइन से जो निकले के आएगा, चाहे कोयला निकल के आए या कुछ और निकल के आए, उसको आप कम से कम 50% जो है वो बेच भी सकते हो। मतलब आप अपने पर्पस के लिए भी रखिए और उसको बाहर भी जाके बेच सकते हैं। इसके अंदर ये चीज इंक्लूड की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे आप इसके अंदर। अच्छा, अब कुछ ना कोयले से बात आ गई है, तो कोयले से बहुत से सवाल बनते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सॉरी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और ये जो आपके कोयले की क्वालिटी होती है, पीट कोयला का सबसे बेकार होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, ब्यूटुमिनस आपका होता है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में कोयले की अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कुछ माइंस को लेकर भी सवाल बनते हैं, ठीक है। माइंस के सवाल क्या बनते हैं कि भाई कौन सा माइंस कहां पर है, तो मैंने मोटा मोटा एक फोटो आपको दे दी है, जिससे समझ लीजिए कि रानीगंज है, ये कोयले की माइंस है, ठीक है। मैं बाकी और भी आप पढ़ के आइएगा, लेकिन फिलहाल कोयले की बात की है, कोयल माइंस की। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में, ये याद रख लीजिएगा। झारिया बोकारो झारखंड के अंदर है। फिर सिंगरौली जो है, ठीक है। फिर आपका टीबी और तलचर है। फिर पंच कानन लेग्नेटाइट वाला जो है तमिलनाडु के अंदर है, और सिंगरेरी नहीं है, ये है। तो आपको ना थोड़ा सा माइंस के ऊपर मैंने मोटा मोटा दे दिया, लेकिन आप भी थोड़ा सा डिटेल में से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी माइंस जो है वो कहां पर है। खासकर मेन जो माइंस है उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी माइंस किस राज्य के अंदर है और कौन सी माइन से क्या निकलता है। एपिडेमिक बिजनेस एक्ट 1897। अब एपिडेमिक जो सॉरी बिजनेस एक्ट कह रहा हूं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अब ये क्या क्या है इसके अंदर, एक बात आई कि ये जो एक्ट आया इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया है कि इसको लागू किया गया था क्या, जब कोरोना आया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू किया गया, जो ये बोलता है कि एक स्पेशल पावर देने की कोशिश करता है सरकारों को कि अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है जो कि एपिडेमिक है, दो तरह के पेंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, ठीक है। तो उसको आप मतलब आपको स्पेशल पावर दिए जाएंगे कि आप उसको कंट्रोल कर सको। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल पावर चाहिए होती है कि मान लीजिए कि किसी कोई सफाई नहीं हुई है या कुछ वैक्सीन देनी है या कुछ करना, जो भी करना होगा जिसमें सरकार लगता है कि सरकार को स्पेशल पावर की जरूरत है, तो वो स्पेशल पावर जो होती है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के माध्यम से सरकारों को मिल जाती है, स्पेशल पावर मिल जाती है, मैंने दिखा, ठीक है। और ये पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, पहली बार जब मुंबई में, उस समय जब बॉम्बे था 1897 का, उस समय वहां पर प्लेग फैल गया था, ठीक है। जब प्लेग फैला था तो पहली बार इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लाया गया था, जिसमें सरकार को, उस समय सरकार को ये पावर दी गई थी कि वो प्लेग को रोकने के लिए सख्ती से सर्च करे, मतलब कि घरों में जाके देखे, लोगों को करे और लोगों को अलग करे और एक तरह कठोरता से इसको पालन करे, जिसके अगर पब्लिक को अगर उनके घरों में जाके तलाशी लेनी पड़ेगी, हाँ गंदगी तो नहीं पड़ी है, तो वो भी राइट्स पुलिस के पास होना चाहिए। तो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में उस समय था और उसमें बड़ा बवाल हुआ था, ठीक है। जिस तरह पुलिस ने अपना व्यवहार किया था उससे पब्लिक बहुत नाराज हो गई थी। तो वहां पे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एक आई थिंक डीएसपी थे, डीजी कौन था, इंस्पेक्टर थे, रैंड, कमिश्नर रैंड थे, तो उनको हत्या चैपलकल ब्रदर्स ने की थी। तो ये आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 वहां से आया था, ठीक है। और इससे भी कोरोना में आते हैं, या इससे पहले भी कई बार इस्तेमाल हो चुका है, पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, जिसमें स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, कॉलरा के टाइम पे इस एक्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल रिपील द इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट 1956। 1956 का जो इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट है, आईएमसी जो है, उसको सरकार ने हटा दिया है और उसकी जगह पर लिया है द नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनएमसी जो होगा वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की जगह पे काम करेगा। एनएमसी का काम क्या होगा, ये एक तरह का समझ एपेक्स रेगुलेटर है, जितने भी मेडिकल एजुकेशन होती है,
जितना का मेडिकल प्रोफेशन में वो चीजें होती हैं कि मेडिकल कॉलेज होंगे, वहां पर क्या फीस होगी, वहां पर क्या किस तरह से काम होगा, क्या होगा, जो पहले आईएमसी देखते थे अब आईएमसी नहीं देखेगा, वो एनएमसी देखेगा, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन देखेगा। और किसको रिप्लेस कर रहा है? 1956 वाले आईएमसी को कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर 4 ऑटोनोमस बोर्ड भी बनाए गए हैं। ऑटोनोमस मतलब होता है जिनके अपने पास खुद पावर होती है, वो अपने स्वतंत्र बोर्ड होते हैं। इसमें से है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रेगुलेशन बोर्ड। ये 4 बनाए गए बोर्ड, ठीक है। अब आ गया मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल। अब पोर्ट के ऊपर एक सवाल बनाया गया, बिल आया है, अभी एक्ट नहीं बना है, बिल है। और ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जो पोर्ट है, जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, जिस कारण से ट्रेड जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है। अब ये चीज जो है, इस बात को समझिए कि जितने भी हमारे पोर्ट हैं, अब कुछ बड़े पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट कहते हैं, और कुछ छोटे पोर्ट जिसे माइनर पोर्ट कहते हैं हम लोग। कुछ 13 मेजर पोर्ट है, ये भी समझने वाली बात है कि 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? दीनदयाल, कांडला का, मुंबई का, जेएनपीटी, मरमुगांव, न्यू मैंगलोर में, कोचीन में, चेन्नई में, कमारजार में, एंडोर कहते थे, वीओ चिदम्बरम है, विशाखापट्टनम है, पारादीप का है, कोलकाता का है जिसको हम पहले हल्दिया कहते थे, और न्यूली नोटिफाइड वाधवान जो कि महाराष्ट्र में है। ये जो पोर्ट हैं, ये मैंने फोटो बना के भेजी आपको, इसमें देखिए, इसमें ये, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। ये पोर्ट तो कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है ये आपको पता। ये मेजर पोर्ट है, ये बड़े पोर्ट हैं, और कुछ छोटे पोर्ट होंगे आपके, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये मेजर पोर्ट की बात है। तो कुल 13 मेजर पोर्ट हमारे देश में हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, इन पोर्ट्स का जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, काम वाम होता है, वो उस चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए क्या होता है, वो वहां पे ट्रस्ट होता है, वहां पे, ठीक है, ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट में आता है। अब वो क्या क्या है कि सरकार ने बोला कि नया बिल लेकर आ रहे हैं, इसके तहत क्या होगा कि अब ट्रस्ट इस काम को नहीं देखेगा, अब इसका जो पूरा रेगुलेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, तो वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी देखेगा, बोर्ड्स ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटीज, यानी कि जो अथॉरिटी क्या होगी, वो ज्यादा उसके पास पावर होगी इस काम को करने के लिए, कि उनका पोर्ट में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ नई चीजें लेकर आनी है, तो अथॉरिटी के पास ज्यादा काम अधिकार होते हैं, ट्रस्ट के पास थोड़ा कम काम होते थे, ठीक है, पावर कम होती थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया ट्रस्ट को। अब जो 13 में से 11 जो बड़े बड़े पोर्ट हैं, वहां पर अथॉरिटी काम करेगी, और अथॉरिटी जो है वो ये सुनिश्चित करेगी कि जो पोर्ट है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा हो, उसकी एफिशिएंसी सही होनी चाहिए, इसका से ट्रेड जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। 13 बड़े पोर्ट हैं, इसमें से 11 पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, 13 में से 11 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आपको पहले तो मैं बता दें कि पोर्ट जो है, सारे पोर्ट याद रख रहे हैं, बड़े पोर्ट याद रख रहे हैं, और अभी पिछले साल की बात है, जो रिपोर्ट आई है उसमें 705 मिलियन टन तक का कार्गो जो है इन पोर्ट्स के माध्यम से गया है। तो कितना ज्यादा आप देखो कितना व्यापार होता है, 90% का जो वैल्यू का हमारा व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से 2 पोर्ट जो है जिसपे ये अथॉरिटी नहीं बनेगी, कौन कौन से नहीं बनेगी? पहले ट्रस्टी का काम होता है, ट्रस्टी के काम से होता है, एक है कमारजार पोर्ट जो है, जो एनोर में है, और एक जो नया वधवान जो पोर्ट है, जो नया महाराष्ट्र बना है, ये 2 पोर्ट्स को छोड़कर बाकी पोर्ट्स में वहां पर अथॉरिटीज बनेंगी। ये दोनों पोर्ट चूंकि नए हैं, इस पे अभी भी ट्रस्टी के माध्यम से काम किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 अब एक्ट बन चुका है, यानी कि राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, और इसने किसको रिपील किया है? एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। इतने पुराने कानून को रिप्लेस किया, 1934 को रिप्लेस किया, याद रखिएगा, और बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 1934 को किया इसके अंदर, ठीक है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या बोलता है? FCRA। देखिए FCRA का, देखिए आपको काम क्या है कि FCRA जो है वो मेंस में भी आपको आता है, आपका GS2 में जो है, FCRA का इसमें कोर्स ऐसा है, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, प्री के लिए तो है, ये मेंस के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है, इसने रिप्लेस किसको किया? 2010 वाले एक्ट को काम किया है, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो करता है, जो विदेशों से पैसा आता है, ठीक है, एसोसिएशन के अंदर आता है, या जो एनजीओ में पैसा आता है, उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा कि भैया जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो इंडिविजुअल को या एसोसिएशन को आ रहा है, कंपनीज को आ रहा है, तो ठीक से पैसा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो उसने कुछ और प्रावधान करने के लिए कोशिश किया गया कि जिससे कि थोड़ा सा वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम हो, क्योंकि अभी जो शाहीन बाग का मसला रहा हो या कश्मीर के मैटर रहे होते हैं, तो वहां पर ये विदेशों से पैसा बहुत आया है,
और इसका मिसयूज बहुत होता है। तो इस चीज के लिए एफसीआरए में अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया था। तो ये चीज बहुत याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें ये भी बोला गया कि किसी भी इंसान को उस पैसे को रोकने कि इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कि वो फॉरेन ग्रांट को एक्सेप्ट ना कर पाए, या जो पैसा उसके पास है और उसको वो खर्चा नहीं कर पाया है तो उसका मिस यूज जो अनयूटिलाइज पैसा रहा है उसको वो किस तरह से कर रहा है, इस चीज को रोकने के लिए ये बनाया गया हुआ, थोड़ा सा कंट्रोल रखा गया। दूसरी बात है कौन लोग पैसा नहीं ले पाएंगे। देखिए अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, कौन लोग नहीं ले पाएंगे। इलेक्शन कैंडिडेट, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर्स या पब्लिशर, जज हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है, आईएएस पीसीएस या सरकारी नौकर हैं ये लोग, या एमपी एमएलए हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग जो हैं पैसा नहीं ले पाएंगे विदेशों से। एनजीओ ले सकती हैं, लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पता लग रहा है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सऊदी अरब से पैसा आ रहा है या कहीं और पंजाब पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए ये सब ये बनाया गया, ये बहुत अच्छा है। और ये मेंस में भी आपको आएगा, प्री में तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये 2010 वाले को कर रहा है। प्लस इसने कहा है कि आपने जो अकाउंट दिया होता है एफसीआरए वाले कि जब आप खाता खोलता है तो उस समय जो आपने ब्रांच दी होती है उसी ब्रांच से पैसा आपको आएगा, उसी से निकालोगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 अपने अकाउंट खोल लिया, ऐसा नहीं होगा आपका, ठीक है। इस चीज को करना है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि अब कानून बन चुका है और एक रिप्लेस कर रहा है 2013 के एक्ट को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इतने मैंने आपको इसमें किया है, इसमें क्या किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम कंपनी अच्छे तरीके से काम कर सके, काम आसान पड़ जाए, या डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ वेरियस माइनर ऑफेंस। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने कुछ छोटा मोटी गलती कर दी, कुछ क्राइम कर दिया, तो ऐसा ना हो कि यार उसमें बड़ा सख्त कानून उस पर लग जाए जिससे कि वो कंपनी बैठ जाए, उसके एम्प्लॉयज को बहुत दिक्कत आ जाए। तो उस चीज को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। फाइन दे दोगे लेकिन क्रिमिनलाइज नहीं करोगे, जेल जाने का मैटर नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी रेगुलेटिंग प्रोड्यूसर कंपनीज अमंग्स अदर एस्पेक्ट, यानी कि बाकी रेगुलेट करना कि वो कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही काम। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट 2020, जिसको हम कहते हैं फार्म एक्ट। जो किसान जो है इस समय बड़े परेशान दिख रहे हैं, उनके ऊपर कानून जो है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है इसके अंदर, वैसे इस पर ऑलरेडी बना चुका हूं मैं आप, लेकिन थोड़ा सा इसको मोड़ समझ लेते हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर या राज्य अलग अलग राज्यों के बीच में जो फार्मर अपना जो उगाया हुआ, खेतों में उगाया हुआ सामान है, या जो प्रोड्यूस से कहते हैं, खेत में जो उपज होती है, उसको वो मंडी के सहारे या बिना मंडी के, ठीक है, बेच सके। यानी कि आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हो, अगर फिजिकली कोई मंडी नहीं अवेलेबल है तो उनको बेच सकते हो। जैसे मान लो अगर चाहो रिलायंस लेना चाहे या अमेजोन लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो इंटर स्टेट भी कर सकता है, इंट्रा स्टेट भी कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपको एपीएमसी के माध्यम से, एपीएमसी यानी कि जो मंडीज होती हैं जो राजस्थान में, पंजाब में बड़ी और हरियाणा में बड़ी फेमस है, तो जरूर मंडी की जरूरत नहीं है, बिना मंडी के भी आप अपना सामान बेच सकते हो उसके अंदर, ठीक है। सरकार अपना बोलती है कि इससे किसान जो है एम्पावर्ड होंगे, सरकार किसानों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, और जो बेहतर तरीके से पैसा देगा, बेहतर पैसा देगा, उसको वो सामान बेच पाएंगे। अब इसका अलग बात है कि मिसयूज है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, मैंने बनाया भी है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि इसे फार्म बिल कहते हैं। उसमें क्या सरकार की तरफ से जो पॉइंट दिया गया मैं वो बता रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बिल के अंदर जो आया है वो बता रहा हूँ। क्या है, ट्रेडिंग आउटसाइड मंडीज, मंडी से बाहर भी आप ट्रेड कर सकते हो, अपना सामान बेच सकते हो फ्री ऑफ चार्जेस में। आप जैसे मंडी के अंदर आपको पैसे देने पड़ते, चार्ज करने पड़ते, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग होगी, यानी कि अगर 10 लोग आपका सामान खरीदने के तैयार हैं तो आप उसको महंगा सामान बेच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, यानी कि आप कंप्यूटर के माध्यम से अपना सामान बेच सकते हो, जरूरी नहीं कि अपना सामान लेकर पहले ट्रैक्टर लेके पहुंचो वहां तभी बेचोगे, ऐसा नहीं है। बैरियर फ्री ट्रेडिंग, यानी कि कोई बैरियर नहीं होगा, किसी तरह रोक टोक नहीं होगा। और लेसर इंटरमीडिएट, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं तो उसको भी कम करने की कोशिश की है। तो ये बिल के अंदर बोला, एक्ट में बोला गया इसके अंदर, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आखिरी है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा, 80s के पिक्चरों में देखा होगा कि जो कंट्रोल वाले होते थे वो सामान मंडीज में अब किसी सामान महंगा करने के लिए क्या करते थे कि किसी भी चीज का जमाखोरी करते थे। तो जमाखोरी वाले बहुत आपने पिक्चरें देखी होंगी 80 के दशक में, 70 के दशक में। तो जमाखोरी क्या करते थे, तो इस चीज को रोकने के लिए कि किसी भी चीज की, मतलब प्याज है, प्याज का जमाखोरी कर दी जाए और मार्केट से प्याज को हटा दिया जाए, तो क्या होगा कि प्याज की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेट महंगा हो जाएगा प्याज, और जब महंगा हो जाएगा उसके बाद वो अपनी मार्केट, अपने गोदामों से निकालेंगे। तो इसे कहते हैं जमाखोरी। तो जमाखोरी को रोकने के लिए एक बिल आया गया था जिसको कहते थे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। जिसमें ये 1955 में भी ला दिया गया था, ठीक है, 1955 में ला दिया गया था कि भाई हम, सरकार ने कहा कि हम एक लिस्ट देंगे, इस चीज को, इन चीजों को आप जमाखोरी नहीं कर पाओगे आप,
ठीक है, इन चीजों को जमाखोरी नहीं कर पाओगे। बाकी चीज को आप जमाखोरी कर सकते हो, लेकिन कुछ बहुत ही जो एसेंशियल होते हैं, मतलब जो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी जमाखोरी नहीं कर पाओगे, और आप करोगे तो जेल में जाओगे। तो ये एक्ट बनाया गया था। अच्छा, अब क्या हो गया है, सरकार ने इस लिस्ट में से कुछ चीजें निकाल दी हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस यानी दालें जो होती हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स यानी कि जो आपका सरसों का बीज तेल होता है, ये सब चीजें, तो तेल आपका होता है सरसों का तेल और ये सब चीजें तेल, और प्याज और आलू, ये याद रखिएगा, ठीक है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, ओनियन और पोटैटोज, ये हैं, इनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी कि आप अब इनकी जमाखोरी कर सकते हो, आप कर पाओ तो, ठीक है, कर सकते हो। इसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसकी जमाखोरी करने पे आपको, मतलब अगर आप रखोगे तो आपको सजा नहीं होगी, बेशर्त कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन आ जाए, यानी कि लड़ाई, सूखा पड़ गया या नेशनल कैलेमिटी आ गई, तो ऐसे टाइम पे चीजें ना हो, तो बाकी तो आप कभी भी अपने नॉर्मल टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पिछले 6 महीने में जो इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोर्सेज के बारे में तो यहाँ पर रखा ही हुआ है। इस पीडीएफ को आप जो लोग को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर ले, मैं वहाँ पे ये इसको डाल दूंगा। जो ऑलरेडी ज्वाइन किए, कोर्सेज ज्वाइन किए, तो उनको तो मिल ही जाता है, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है, इंग्लिश वालों के लिए ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही ये पीडीएफ मिल गई है। बाकी किसी तरह की समस्या होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ डाउट हो तैयारी के समय आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज मैंने यहाँ पे कर दिए, कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।